Bismillahirrahmanirrahim. So let's start off our discussion with our next subsection, that is the levels of biological organization. अब हम levels of biological organization को in detail discuss करेंगे. So here is the big picture of this particular subsection. इस subsection में सबसे पहले हम overview of levels of biological organization को discuss करेंगे. Secondly, हम different levels of biological organization के key points जो होंगे जो कि एग्जाम के लिए important है हम उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट ऑफ ऑल बायोम पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. इफ यू टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें अब देखें कि देखिए बायोलॉजी क्या है. बेसिकली दिस इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. और यू सीन हियर कि आपको पता है कि जो ऑफ कोर्स ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर आल्सो सॉर्ट ऑफ मैटर, एंड मैटर जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है किस चीज से बना होता है. मैटर एट द एंड ऑफ द डे ये बना होता है एटम से, राइट. सो लिविंग थिंग्स, ये भी एक्सेप्शन नहीं है. लिविंग थिंग जो है, लिविंग थिंग्स ये एटम से बनी हुई होती हैं, राइट. सो यू सीन हियर एटम के कंबाइन करने से मॉलिक्यूल बनते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से बना है. इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से बने हैं, एंड सो ऑन, राइट. एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल्स के मिलने से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अब जैसे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बनेगा, जैसे स्टार्च ने बनना है, राइट, या ग्लाइकोजन ने बनना है. और अब देखें कि बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, वो ऑर्गेनेली बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑर्गेनेली है. या इस तरीके से अगर आप देखें से जो सेल मेम्ब्रेन है, अब देखें सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस किस चीज से बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट. लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. तो इनके मिलने से क्या चीज बनी है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि टेक्निकली क्या है, एक ऑर्गेनेली ही है. अब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के मिलने से क्या बनेगा, सेल बनेगा. और बहुत सारे सेल्स के मिलने से टिश्यूज, और टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो बनते हैं. और ऑर्गन सिस्टम्स व्हेन दे वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर अल्टीमेटली वी एंड अप हैविंग एन ऑर्गेनिज्म, राइट. सो इस बात को थोड़ा सा मैं मजीद एलेबोरेट करके आपके सामने ये प्रेजेंट करता हूँ. यू सीन हियर कि ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि हम डिस्कस करने लगे हैं जी, हम डिस्कस करने लगे हैं ऑफ कोर्स ऑर्गेनिजम्स को. तो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है दिस इज बायोलॉजी. अब इसमें देखें कि ये से हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल है यहाँ पे. अब हम इसको हम डिफरेंट एंगल से इसको स्टडी करेंगे. सबसे पहले चले इसको हम देखें. अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सोचें, जैसे इफ यू थिंक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग इन द ह्यूमन बीइंग. जैसे अब देखें कि अब देखिए कौन कौन से हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं. सीन है हमारे अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका ओवरऑल काम क्या है, फूड की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. हमारे अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसका काम क्या है, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट है. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, लोकोमोशन है, राइट. हार्मोनल सिस्टम है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है. नर्वस सिस्टम है जिसने क्या करना है, शॉर्ट टर्म कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को रेगुलेट करना है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसकी मदद से ह्यूमन बीइंग्स ने रिप्रोड्यूस करना है, एंड सो ऑन, राइट. सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे अंदर जो कि प्रेजेंट है. हर ऑर्गन सिस्टम अपने कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, राइट. और व्हेन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर वी गेट एन इंडिविजुअल. अब आप किसी भी ऑर्गन सिस्टम को ले लें, से अगर आप यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लो, इफ यू से यू पिक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम हियर जिसका काम क्या है, फूड की ओवरऑल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो कैन यू थिंक ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गन्स से मिलके बना है. यू सीन हियर इसके अंदर हमारे पास माउथ या से ओरल कैविटी, इसके बाद फेरेंक्स, फिर एसोफेगस, राइट. उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, राइट. इनके साथ एसोसिएट भी है लिवर, पैंक्रियाज भी. तो देखें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. अब हर ऑर्गन का अपना कोई काम है.
जैसे अगर आप देखें ओरल कैविटी का काम क्या है कि फूड को इंजेस्ट करने में इससे हेल्प देनी है, इसके अलावा फूड को ग्राइंड करना है, साथ सलाइवा ने कुछ ना कुछ फूड को पार्शली डाइजेस्ट करना है, इसके बाद फिर एसोफेगस में पेरिस्टालसिस के जरिए से फूड स्टमक में मूव होना है, स्टमक में जाके डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स की डाइजेशन होनी है, अल्टीमेटली मैकेनिकल डाइजेशन भी होनी है, वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स की केमिकल डाइजेशन भी होनी है। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर काम जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन है, राइट, और डाइजेशन भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सिक्रेशंस मिक्सअप होके फूड को फाइनली डाइजेस्ट करेंगी। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका मेजर काम क्या है, मिनरल्स की और वाटर की एब्जॉर्प्शन एंड सो ऑन। अब देखेंगे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है, and all these different organs are working in harmony with each other so as to keep this digestive system working, right? So हमें पता चल गया कि ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गन से बने होते हैं। अब हम ऑर्गन की एग्जांपल लेते हैं, से हम एग्जांपल लेते हैं स्टमक की, स्टमक की एग्जांपल लेते हैं। अब देखें अगर आप स्टमक को देखें, स्टमक किन किन टिश्यू से बना हुआ है, यू सीन हियर, कैन यू लिस्ट द टिश्यूज जिनके साथ स्टमक बना होगा। आपको पता है कि स्टमक के अंदर स्मूथ मसल टिश्यू होगा, राइट, इसके अलावा इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके अलावा इसके अंदर ब्लड टिश्यू होगा, ब्लड भी टिश्यू है, ब्लड भी सॉर्ट ऑफ टिश्यू ही है, राइट। सो इसके अलावा इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू होगा, राइट। इसके अलावा सो यू सी हियर डिफरेंट डिफरेंट ये टिश्यूज हैं। सो हर टिश्यू का अपना अपना काम है। ग्लैंडुलर टिश्यू ने सिक्रेशंस बनानी है, स्मूथ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। सो सारे के सारे जो टिश्यूज हैं उन्होंने अपना अपना काम करना है, लेकिन सब ने मिल के स्टमक का जो बिगर पिक्चर फंक्शन है विच इज मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, राइट, टू सम एक्सटेंट, तो उसी को इन्होंने सबने मिलकर कैरी आउट करना, राइट। सो ये हमारे पास से हो गया, जैसे ये हो गया टिश्यूज हमारे पास, राइट। सो इसके अंदर हमने देखा कि जो स्टमक है ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। अब आप किसी भी टिश्यू को उठा लें, से आप किसी ग्लैंड के सेल को उठा लें, राइट, सो किसी ग्लैंड को उठा लें, ग्लैंडुलर टिश्यू को उठा लें या नर्वस टिश्यू को उठा लें, अल्टीमेटली किस चीज से बना होगा, इट वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ द सेल्स, इस सेल से बना होगा। और जो सेल्स हैं और जो सेल्स हैं यू सीन हियर, सेल्स इन टर्न किस चीज से बने होते हैं, दे आर कंप्राइज्ड ऑफ द ऑर्गेनेलिज। फॉर एग्जांपल अब किसी भी सेल के अगर ऑर्गेनेलिज की बात करें तो इसके अंदर आपको पता है कि हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे प्लांट्स के अंदर इवन प्लास्टिड्स हैं। उसके बाद फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाक्सोसोम्स, वैक्यूल्स वगैरह। फिर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं जैसे कि राइबोसोम्स हैं या सेंट्रियोल्स वगैरह हैं, राइट। सो जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेली से बने हुए। सेल मेम्ब्रेन को भी आप एक ऑर्गेनेली के तौर पे सोच सकते हैं। सो सेल्स जो है वो ऑर्गेनेली से बने। सो इसकी एग्जांपल देखिए, आपकी जवाब आपके सामने में देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन है, ये भी क्या है, ये टेक्निकली एक ऑर्गेनेली ही है, राइट। सेल मेम्ब्रेन इज एन ऑर्गेनेली टेक्निकली। अब सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखें, सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, ये बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से और प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। मेनली आपको पता है कि ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है, राइट, लेकिन साथ कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर है। अब देखें कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलिज बने हैं, या अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखें तो ये अल्टीमेटली डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अब किसी भी मॉलिक्यूल का उठा लें, से आप कार्बोहाइड्रेट्स को उठा लें, कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए हैं, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, दीज आर एटम्स, राइट। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से, अब देखेंगे जो एटम्स हैं कितनी खूबसूरती के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अरेंज होते जाते हैं, अल्टीमेटली वी एंड अप हैविंग द ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे मैं एक और अहम बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाजमी नहीं है कि वो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के लेवल पे वो ऑर्गेनाइज्ड हो, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जस्ट सेल लेवल तक है, उनके अंदर कोई टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं। अब कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल से एनिमल्स हैं, वो जस्ट टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइज है। कुछ उनसे कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर जस्ट ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइज है, राइट। और उससे कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें ऑर्गेनिजम्स को, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह को देखें, ये ऑर्गन सिस्टम्स तक ऑर्गेनाइज्ड है एंड सो ऑन। सो जो डिफरेंट, अब देखेंगे जैसे जैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करेंगे तो उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ओवरऑल वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे बैक्टीरिया सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द प्लेनेट है, राइट, तो वो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ह्यूमन बीइंग्स जो है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग्स ऑन द प्लेनेट है, तो ये किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है, राइट।
और इनके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। इस तरीके से अगर आप प्लांट्स को देखें, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आपको ऑर्गन्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। लाइक जैसे ही आप अपनी corporate.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद जैसे रूट है, शूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर भी जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये आपको रिमार्केबली नहीं मिलेंगे। सो बात करने का मकसद ये है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तक ऑर्गेनाइज्ड है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें जी। हेलो, अब आवाज आ रही है? आई होप कि अब आप सुन सकते होंगे। ऑलराइट, तो इसमें देखें कि जो ऑर्गन्स, अब जो ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स हैं ये अगर तो हमारे पास है सिमिलर और इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्पीशीज। जैसे पूरे प्लेनेट अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, राइट। अब जो पॉपुलेशन क्या है, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट द गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम पे एक किसी भी स्पीशीज के जो मेंबर्स किसी एरिया में अगर मौजूद होंगे, हम कहेंगे ये पॉपुलेशन है। से अगर ये रियल वर्ल्ड क्लासरूम होता और आप कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे होते, मैं क्या कहता कि जी ये इस क्लासरूम की जो पॉपुलेशन है मे बी दिस इज 13 और 14 एंड सो ऑन। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो एक कम्युनिटी, जितने भी डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, जब वो सारी की सारी इकट्ठी आके रह रही होती हैं, राइट, तो किसी भी एरिया की डिफरेंट पॉपुलेशंस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द कम्युनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और कम्युनिटी along with non-living interacting surroundings they constitute the ecosystem. So ecosystem के अंदर non-living surroundings भी आ गई। देखें, community only living है, population only living है, लेकिन जो ecosystem है इसके अंदर साथ non-living surroundings भी आ गई हैं। So community along with non-living interacting surroundings constitute the community, right? Okay, so और different जितने भी ecosystems है planet Earth के, collectively they are constituting the biosphere. अब बायोम जो है ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है बायोस्फीयर से, और बायोम जो है ये एक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डोंट कंसीडर बायोम एज अ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बायोम बायोलॉजिकल, और ये क्योंकि एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेली, सेल्स, पॉपुलेशन, व्हाटसएवर कुछ भी दे सकता है, या बायोम दे सकता है। तो बायोम जो है ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
राइट, ये एक सेपरेट टर्मिनोलॉजी है। लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट दैट इज कॉल्ड एज द बायोम। उसको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो अब देखिए हमने जो ओवरऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रॉसली डिस्कस किया है। अब देखें कि थ्रू द सेम टोकन मैं अब ये भी चाहता हूं कि हम जो कह लें कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम उनको भी डिस्कस कर लें। डिफरेंट ब्रांचेस को हम यहीं पे कोरिलेट कर लेते हैं। अब देखें ऑर्गेनिज्म की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स साइटोलॉजी कहलाएगी। माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप, सो ये स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप, ये हिस्टोलॉजी कहलाएगी। स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, ये फिजियोलॉजी कहलाएगी। और इसके अलावा फिर जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अंडर माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। ये स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। इस तरह से जो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है वो इकोलॉजी कहलाएगी एंड सो ऑन। सो जो बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं ऑफ कोर्स वो भी हम डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट ब्रांचेस में हम डिफरेंट लेवल्स पे ही ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं। सो ये बुक के अंदर ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज गिवन है, इनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर रिवीजन पर्पस मैंने इनको यहाँ पे डाल दिया था। यू सीन हियर कि इसके अंदर बेसिक आइडिया सेम है। लेवल्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से एटम्स बनेंगे, एटम्स के मिलने से माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने से जिससे ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से अल्टीमेटली यू सीन हियर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, फिर स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और अल्टीमेटली यू गॉट द बायोस्फीयर। हमने ऑलरेडी इनको इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जरा मजीद क्लैरिटी दी गई है। देखिए कि इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है। अब डिफरेंट जो मेंबर्स जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं या मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी लिविंग इन एन एरिया एट सेम टाइम एट अ गिवन टाइम दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द पॉपुलेशन। अब देखें डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कम्युनिटी। अ कम्युनिटी अलोंग विद नॉन लिविंग इंटरैक्टिंग सराउंडिंग्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ecosystem. अब large regional community determined primarily by climate that is the biome, right? So biome पर हम इसको level of biological organization जो वो नहीं कहते। Anyways, तो biosphere जो है ये basically वो segment है अर्थ का जहाँ पे ultimately कह लें कि लाइफ जो वो present है which is 8 to 10 kilometer above below the surface of earth. ऑलराइट, सो ये हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्विक सा ओवरव्यू देखा है। अब हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो यू सीन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। सीन हियर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड द एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स such as protons, electrons and neutrons. So atoms naturally exist in the form of elements. एटम्स जो है ये एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक इसको लेके हमारे पास एलिमेंट्स को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, राइट? सो आई वांट यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन इज नाइट्रोजन, बी ऑप्शन इज हाइड्रोजन, सी ऑप्शन इज ऑक्सीजन, डी ऑप्शन इज कार्बन, ई ऑप्शन इज कैल्शियम एंड एफ ऑप्शन इज फॉस्फोरस। बायो एलिमेंट विद हाईएस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी इज। अब कौन सा बायो एलिमेंट है जिसकी ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज हाईएस्ट है? एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज चार्ली। सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज चलिए आपके आंसर का वेट करता हूं जी। सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट ऑफ इन ह्यूमन बॉडी इज ये कार्बन। वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने आंसर किया कार्बन। सो बेस्ट रिस्पांस इज डेल्टा। And least abundant major bioelement in human body is, least abundant major bioelement कौन सा है? And the best response to this question is phosphorus. ठीक है। अब एग्जाम इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। एग्जाम समटाइम्स इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि खास तौर पे कि आपसे वो परसेंटेजेस पूछ लेता है, राइट? कि जो ऑक्सीजन इट कॉन्स्टिट्यूट्स dash percentage of all the bioelements, right? In us, in human beings and so on, right? So आपने percentages को भी याद रखना है। पर ये एक फ्लो शीट है, ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनके हवाले से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन करने में आपको ये हेल्प करेगी। You seen here there are 92 naturally occurring elements, जिसमें से जो 16 हैं वो लिविंग थिंग्स में आपको मिलते हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं।
उन 16 में से 6 मेजर हैं विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 99% ऑफ द बायोमास। तो अगर ह्यूमन बीइंग है, इसका जो 99% मैस बना होगा वो जस्ट इन 6 एलिमेंट से बना होगा, जबकि 10 माइनर एलिमेंट्स हैं और 1% ऑफ द बायोमास जो है ये इन माइनर एलिमेंट्स से बना होगा। इस वजह से देखें, ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1% है। तो इसके याद रखने का एक फॉर्मूला है कि आप इस सेंटेंस को याद रख लें, वन कैन हैव नाइस केक पीस, वन कैन हैव नाइस केक पीस, राइट। और आप सिक्वेंशली इसको याद रख लें कि 65, 18, 10 एंड 3 to 1, ठीक है। 65, 18, 10, 3 to 1। तो अगर आप वन कैन हैव नाइस केक पीस एंड 65, 18, 10, 3 to 1, अगर आप इस तरह से इसको याद रख लेंगे तो आपको कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आप देखें इन एलिमेंट्स में से अगर मैंने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, देखें कि मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट, आप देखें वन कैन हैव, देखें वन कैन हैव नाइस केक पीस। अब देखें 6 के 6 एलिमेंट्स को हमने देखे, मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट, हमने इसी निमोनिक से हमने निकाल लिया यहाँ से। अब देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है लीस्ट अबंडेंट, उसका आंसर ऑफ कोर्स 6 वाला हो गया। सेकंड मोस्ट अबंडेंट अब देखें कार्बन हो गया इसका आंसर, मोस्ट अबंडेंट इसका आंसर देखें ऑक्सीजन हो गया एंड सो ऑन। तो ये एक बड़ा जबरदस्त निमोनिक है मेजर बायो एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। वन कैन हैव नाइस केक पीस, 65, 18, 10, 3 to 1, ऑलराइट। उसके बाद 10 माइनर जो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 1% बायोमास बना रहे हैं, उनमें से नॉन ट्रेस और ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस के अंदर कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन है, राइट। इसके अलावा बाकी जो भी होंगे बायो एलिमेंट्स वो ऑफ कोर्स दे वुड बी द नॉन ट्रेस, ऑलराइट। जैसे ये देखें, ये जो ग्राफ है दिस इज शोइंग द डिफरेंट बायो एलिमेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के ऊपर रिलेटिव मास की परसेंटेज, एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। देखिए ऑक्सीजन 65% है सबसे ज्यादा, फिर कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। चलिए इसको तो हमने पहले भी प्रिपेयर कर लिया हुआ है। अब मेन चीज ये है कि हमारे पास जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे देखें कि इनकी परसेंटेज है, समटाइम्स ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पोटेशियम देखें 0.35% है, सल्फर 0.25%, फ्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैंगनीज 0.05%, आयरन 0.004%, राइट। और बाकी जो है जितने भी ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। सो एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेस बायो एलिमेंट कौन सा है या कौन सा नहीं है। एग्जाम आपको लिस्ट प्रेजेंट करेगा ऑप्शंस की और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट अ ट्रेस बायो एलिमेंट, राइट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट अ मेजर बायो एलिमेंट, right, which of the following is non-trace minor bioelement and so on। तो इस तरीके से भी एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। so I want you to remember these 4 as trace, these 6 as the major and rest automatically they would be the non-trace। और non-trace की जो percentages हैं अगर आप उनको भी याद रख लें it would be even better। Next, we've got the molecular level of biological organization। If you talk about the molecular level, इसके अंदर हमारे पास जो है वो देखें ऑर्गेनिज्म जो मॉलिक्यूल्स हैं दो तरह के हैं, एक है माइक्रो मैक्रो हो सकते हैं या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। अब वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सारे के सारे क्या हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और ये जनरली स्पीकिंग ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, राइट। सो लाजमी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक हो, दे कैन बी इनऑर्गेनिक, दे कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल। लेकिन जो अगर वो अब मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है उनको बोलते हैं दे आर द मैक्रो एलिमेंट्स, द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसमें जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में स्टार्च है, प्रोटीन्स है, ये टिपिकली ऑर्गेनिक होते हैं, राइट। इस तरह से इसके अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी आ जाएंगे, लिपिड्स भी आ जाएंगे, दे आर टिपिकली ऑर्गेनिक, राइट। So micromolecules they can be inorganic, they can be organic। जो macromolecules हैं they are typically organic। So exam आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है which of the following molecule is or is not organic or inorganic। तो macromolecules जो भी लिस्ट पे होंगे वो तो जनरली स्पीकिंग होंगे ऑर्गेनिक, राइट। और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उनको फिर आपने ध्यान से देख लेना है कि उनमें से कौन से ऑर्गेनिक है और कौन से इनऑर्गेनिक है, ऑलराइट। So next we have got the another classification of molecules that is organic and inorganic। अब वो molecules जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन
इससे एज एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं दे आर ऑर्गेनिक। और जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एज एसेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं है, हमको कहते हैं दीज आर इनऑर्गेनिक। ये बाइकार्बोनेट जो है ये मेजर एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने के बावजूद ये इनऑर्गेनिक है। सो बाइकार्बोनेट दिस इज इनऑर्गेनिक। यहाँ से कई दफा एग्जाम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जामिनर जो आपके लिए जनरेट करता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि बाइकार्बोनेट को आपने एज इनऑर्गेनिक ही याद रखना है, ऑल्दो इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मौजूद है। अब ऑर्गेनेली लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए यू सीन है कि ये एक अहम तरीन बात जो आपने याद रखनी है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली स्पीक्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। सो एग्जाम आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कर देगा। लाइक एग्जाम आपको कहेगा जी सेल, ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, राइट। तो एग्जाम आपसे कहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीक्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल। तो यहाँ पे देखिए विद इन द सेल, इन लेवल्स में से जो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में लाइक वो डिवीजन ऑफ लेबर जिनके अंदर होती है ऑफ कोर्स, राइट, तो वो होगा वो होंगे ऑर्गेनेलिज। जैसे आपको पता है ना कि जैसे सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ने डिफरेंट काम डिवाइड किए हुए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, राइबोसोम ने प्रोटीन्स बनानी है, गोल्गी बॉडीज ने प्रोटीन्स को पैक करना है, राइट, वगैरह, या इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कैरी आउट करना एंड सो ऑन। तो देखें कि जो ऑर्गेनेलिज है, आई वांट यू टू रिमेंबर ऑर्गेनेलिज दे स्पीक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। अगर वो विद इन द ऑर्गेनिज्म कहें या विद इन इंडिविजुअल कहें तो मे बी जितने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। इफ दे से क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं ना, विद द फॉलोइंग स्पीक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये सारे के सारे इन सब के अंदर काम डिवाइडेड है, लेकिन एक सेल की हद तक अगर हम बात करें तो सेल की हद तक सिर्फ ऑर्गेनेलिज में काम डिवाइडेड होता है। ऑफ कोर्स एक सेल में हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि डिफरेंट टिश्यूज ने वर्क को डिवाइड किया हुआ विद इन अ सेल। सो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि arrangement of organelles speak of division of labor, which of the following speak of division of labor within the cell, तो आपने इसको आंसर करना है as organelles। सेल्स जो है बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें तो टिश्यूज आर कंप्राइज्ड ऑफ either one kind of cells or more than one kind of cells। अब वो टिश्यूज जो कि एक ही काइंड ऑफ सेल से बने होंगे हम कहते हैं दे आर सिंपल टिश्यूज, और वो टिश्यूज जो कि एक से ज्यादा काइंड ऑफ सेल से बने होंगे हम कहते हैं दे आर द कंपाउंड टिश्यूज। अब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यू सीन है कि द organ level of organization is much less definite in plants than in animals। ठीक है, अब ये as such स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, which of the following level of organization is much less definite in plants as compared to animals। उसके अंदर फिर आपसे पूछ सकते हैं सेल्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड सेल्स, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यूज वगैरह वगैरह। तो आपने आंसर करना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स को। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स ये है सही प्लांट्स में, बट अल्टीमेटली इट इज लेस डेफिनेट एज कंपेयर टू द एनिमल्स। देखिए रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे फ्लावर वगैरह ये प्लांट्स में ऑर्गन्स की एग्जांपल्स हैं, राइट। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, और डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये अदर मेंबर्स ऑफ द ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये सेम स्पीशीज के अदर मेंबर्स से कुछ रेस्पेक्ट्स में ये डिफरेंट होते हैं। ऑलराइट, उसके बाद स्पीशी के बारे में जो अहम तरीन बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सिमिलर एंड इंटरप्रेटिव कंडीशन, दो कंडीशंस है। सिमिलर मैं 100% आइडेंटिकल नहीं कह रहा, सिमिलर एक दूसरे से मिलते जुलते, और इंटरप्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे दे सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, और मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूट द पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। अब देखिए सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स एज वेल एंड वेल इंटररिलेटेड, अदर कम्युनिटीज मे बी सिंपल। इन सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। अगर तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है ना, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर आप समझ लें कि ऑर्गेनिजम्स के पास जो है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज जो है वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, राइट। तो बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फूड वेब के अंदर पढ़ा होगा कि अगर तो बड़े कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स हैं तो हर ऑर्गेनिजम्स के पास खाने के और खाए जाने के जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा है, राइट। लेकिन एक बड़ा एक सिंपल सा वेब है उसके अंदर हर ऑर्गेनिज्म के पास खाने के और खाए जाने के ऑप्शंस जो है वो कम है, राइट। सो इस तरह से जो देखें कि कम्युनिटीज जो है अगर तो बिल्कुल सिंपल सी कम्युनिटी है, जस्ट कोई से
दो जस्ट तरह की पॉपुलेशन रह रही है, उनमें से अगर एक भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। सो जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज हैं, जो वेल इंटर रिलेटेड होती हैं, दे आर रिलेटिवली स्टेबल। इकोसिस्टम देखिए, कम्युनिटी और साथ उसके नॉन लिविंग इंटरेक्टिंग सराउंडिंग्स। सो देखिए, कम्युनिटी में, कम्युनिटीज के अंदर जस्ट लिविंग थिंग्स के ऊपर फोकस है, ठीक है। इस तरह से पॉपुलेशन या स्पीशी है, वो भी लिविंग थिंग्स के ऊपर फोकस है। तो इकोसिस्टम ये वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नॉन लिविंग इंटरेक्टिंग सराउंडिंग्स भी इसके अंदर आ गई हैं। अब बायोस्फीयर भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, व्हाट इज बायोस्फीयर। बेसिकली बायोस्फीयर जो है, ये 8 to 10 किलोमीटर अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये वो कह लें कि सेगमेंट है अर्थ का जहां पे लाइफ प्रेजेंट हो सकती है। तो अर्थ की जो सरफेस है, इससे 8 से 10 किलोमीटर अबव जानदार प्रेजेंट हो सकते हैं, और 8-10 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है, टोटल एक्सटेंट ऑफ बायोस्फीयर इज, राइट, 8 to 10 किलोमीटर, और 16 to 20 किलोमीटर, और 4 to 6 किलोमीटर, या 24 to 30 किलोमीटर, राइट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स का क्या होगा? नेवर आंसर 8 to 10 किलोमीटर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल एक्सटेंट, टोटल एक्सटेंट ऑफ बायोस्फीयर, टोटल एक्सटेंट ऑफ बायोस्फीयर, ये मैंने आपसे पूछी। तो ये अगर सरफेस ऑफ अर्थ है, तो 8 to 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और 8 to 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कलेक्टिवली देखें, 16 to 20 किलोमीटर जब वो टोटल एक्सटेंट बनती है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ बायोस्फीयर की एक्सटेंट क्या है, आंसर इज 8 to 10 किलोमीटर। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सटेंट क्या है बायोस्फीयर की? 8 to 10 किलोमीटर। लेकिन अगर कलेक्टिवली पूछते हैं आपसे, देन यू हैव टू आंसर 16 to 20 किलोमीटर। अब ये देखें, कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन, इसमें हमारे पास ये है ऑर्गेनेलिज, बी ऑप्शन इज टिश्यूज, सी इज ऑर्गन्स, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। विच द फॉलोइंग स्पीक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल। विद इन अ सेल जो है, आपको पता है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करके ऑर्गेनाइज स्पीक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। विच द फॉलोइंग स्पीक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर। बेस्ट रिस्पॉन्स इज डेल्टा, राइट। विच द फॉलोइंग इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जैसे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, दे आर लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज चार्ली टू दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि अब आपको अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछ जाना है। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोम को। इससे पहले कि हम बायोम को इन डेप्थ डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू रिगार्डिंग द बायोम। सीन हियर, ए ऑप्शन हमारे पास क्या है? क्लाइमेट, बी ऑप्शन इज मेजर प्लांट्स, सी ऑप्शन मेजर फीचर्स ऑफ ecosystem, and D option is both B and C. A biome is primarily determined by, a biome is primarily determined by, so you seen here, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज क्लाइमेट। ठीक है, अभी इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट ये बुक की लाइन है, मेमोरी बेस्ड स्टेटमेंट है। A biome is generally named after major plants or major features of ecosystem, both B and C. मेजर प्लांट्स और मेजर फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, इन दोनों की बेस पे इसको बायोम को हम नेम करते हैं। सो हियर वी गॉट द बायोम। लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। सो एक बहुत बड़ा एरिया जिसका क्लाइमेट सेम रहता है, वहां पे जो रीजन, उस रीजन की जो कम्युनिटी है, वो भी ऑफ कोर्स वो भी कंपेरेबल होती है, राइट। सो लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट, हम कहते हैं ये बायोम है। अब बायोम्स की जो नेमिंग है दो तरह से होती है, राइट। एक तो वहां पे मेजर प्लांटेशन की बेस पे होती है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, मेजर प्लांटेशन की बेस पे इनको बायोम्स कह दिया गया। इसी तरीके से मेजर फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम की बेस पे भी बायोम्स को नेम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है, तो वहां के जो मेजर फीचर्स है इकोसिस्टम के, उसकी बेस पे हमने नेम कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोम्स की जो नेमिंग है वो मेजर प्लांट्स और मेजर फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम, इन दोनों बेसिस पे की जा सकती है, एंड सो ऑन। So that's all about the biome. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं, तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं।
कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.डी पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा के भी के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं।
सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था. ओके, सो दिस वाज